हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट नवंबर 2020 के एग्ज़ाम से हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीपल करेक्ट आंसर होते हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पार्ट बी के और कुछ क्वेश्चन पार्ट सी से डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, let A be n cross n matrix such that the first 3 rows of A are linearly independent and first 5 columns of A are linearly independent। तो A n cross n ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके पास फर्स्ट 3 रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जो फर्स्ट 5 कॉलम्स है वो भी कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है A हैज़ एटलीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। सेकेंड स्टेटमेंट है जो रैंक ऑफ A होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। थर्ड स्टेटमेंट है रैंक ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और फोर्थ स्टेटमेंट है रैंक ऑफ A स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें जो A मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उनसे देखो हम क्या निकाल सकते हैं। A जो है मेरी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसकी जो फर्स्ट 3 रोज हैं, फर्स्ट 3 रोज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, Li है। ठीक है, और जो फर्स्ट 5 कॉलम्स हैं वो भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ए मैट्रिक्स की अगर रैंक की हम बात करें तो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ Li रोज इन द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ Li कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स। दैट मीन्स जो रो रैंक होता है मैट्रिक्स का वही उसका कॉलम रैंक होता है और वही इक्वल टू होता है उसके रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब अगर उसके पास 5 Li कॉलम्स हैं तो उसके पास कम से कम 5 Li रोज भी होनी चाहिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है कि अगर मैट्रिक्स के पास कम से कम 5 Li कॉलम्स हैं तो उसके पास कम से कम 5 Li रोज भी होनी चाहिए। उस केस में मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो एटलीस्ट 5 बनेगा, कम से कम 5 बनेगा। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम कितना रैंक होगा उसका, 5 होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखेंगे। सिंस ए मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके पास फर्स्ट 3 रोज एंड फर्स्ट 5 कॉलम्स आर Li, तो सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक, सो रैंक ऑफ ए मस्ट बी एटलीस्ट 5, क्योंकि कम से कम उसके पास 5 Li कॉलम्स हैं तो उसका जो रैंक होगा वो कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। तो दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसी स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा कि ए के पास एटलीस्ट 5 Li रो होनी चाहिए। ठीक है, तभी रैंक ऑफ ए क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज ए मस्ट हैव एटलीस्ट 5 Li रोज। तो इससे हमारे दो ऑप्शन करेक्ट बनते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा, ए हैज़ एटलीस्ट 5 Li रोज, और एक ऑप्शन 3 जो है हमारा रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो बचते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो इनको हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले काउंटर एग्जांपल फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या कहता है वो कि जो रैंक है ए का वो 3 से तो बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। दैट मीन्स कहता है कि जो ए का रैंक हो मैक्सिमम 5 हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। टेक ए मैट्रिक्स को ले लिया मैंने, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 क्रॉस 6। ठीक है, 6 क्रॉस 6 की मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है यहाँ पे। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके जो फर्स्ट 3 रोज हैं वो Li होंगी और जो फर्स्ट 5 कॉलम्स की बात करेंगे हम वो भी कैसे होंगे, Li होंगी। तो गिवन मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। I6 की फर्स्ट 3 रोज Li होनी चाहिए और फर्स्ट 5 कॉलम्स Li होना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका रैंक जो होगा इस मैट्रिक्स का वो कितना है, 6 है, मोर देन 5 है। तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन 2 क्या कहता है, मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है इस मैट्रिक्स का, 5 हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं। लेकिन हमने काउंटर एग्जांपल दे दिया ये कि अगर I6 कंसीडर करेंगे हम मैट्रिक्स को तो उस केस में रैंक क्या होगा, मैट्रिक्स का 6 होगा। तो वहाँ से हमारा जो ऑप्शन 2 है वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। तो अब आते हैं हम ऑप्शन 4 पे।
ऑप्शन 4 क्या कहता है कि जो रैंक ऑफ ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 3 में हमने बताया कि जो ए का रैंक है वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा। तो ये कहता है कि अगर ए का रैंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो ए स्क्वायर का भी रैंक 5 या 5 से ज़्यादा होगा। क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी इसके अंदर, या इसके लिए हम कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ सकते हैं कि ए का रैंक तो 5 हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन जो ए स्क्वायर का रैंक है वो 5 से कम हो। ठीक है, तो अब हमें ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल देखना है जिसके अंदर ए का रैंक तो 5 या 5 से ज़्यादा हो लेकिन ए स्क्वायर का रैंक 5 से कम हो। तो देखते हैं काउंटर एग्जांपल इसके लिए, ऑप्शन 4 के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ए मैट्रिक्स बनाई है 6x6 ऑर्डर की। ठीक है, किस तरीके से बनानी है कि इसके फर्स्ट 3 रोज LI होनी चाहिए और फर्स्ट 5 कॉलम्स LI होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो मैंने कॉलम रखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा जो फर्स्ट कॉलम लिखा है मैंने यहाँ पे वो लिखा है आइडेंटिटी का 6th कॉलम 0 0 0 1। उसके बाद सेकंड कॉलम लिखा है मैंने आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम, थर्ड लिखा है सेकंड कॉलम आइडेंटिटी का थर्ड कॉलम फोर्थ में, फिफ्थ में आइडेंटिटी का फोर्थ कॉलम, और जो 6 रखा है मैंने कॉलम उसको 0 कॉलम बनाया मैंने, 0 एंट्री हैं सारी की सारी। तो ये ए मैट्रिक्स है मेरी जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कैसी हैं, LI है, और साथ में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम ये कैसे हैं, LI है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। और इस केस में जो रैंक है मेरा मैट्रिक्स का देख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। तो कितना है इसका रैंक ऑफ ए 5 है। तो ए स्क्वायर का रैंक चेक करना है मुझे, यहाँ पे ए स्क्वायर का रैंक क्या होगा। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर सबको करना आता है ए इंटू ए करेंगे, तो इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड से, एज सो ऑन। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है हमारी। इसके अंदर अगर हम चेक करें नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ जीरो हैं दोनों के दोनों, और ये यहाँ पे लास्ट रो। तो टोटल 4 LI रोज हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 ही इसके अंदर LI कॉलम्स हैं। तो ए स्क्वायर का रैंक कितना है, 4 है। ये तो 5 से कम आ गया, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। कि अगर ए स्क्वायर का रैंक 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ज़रूरी नहीं है ए स्क्वायर का भी रैंक 5 या 5 से ज़्यादा है, वो 5 से कम भी हो सकता है। तो ये इसका काउंटर एग्जांपल है हमारा। सो ऑप्शन 4 भी क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, लेट ए एंड बी बी n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, कि ए और बी दो n क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस गिवन है। एक सी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन की है ए बी की हेल्प से। फर्स्ट रो में है मैट्रिक्स ए बी, सेकेंड रो में है मैट्रिक्स बी ए। तो अगर हम सी का ऑर्डर चेक करेंगे तो कितना होगा, 2n क्रॉस 2n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, बी का भी ऑर्डर कितना है n क्रॉस n। तो सी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 2n क्रॉस 2n। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट है इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। अगर ए प्लस बी का आइगन वैल्यू है लेमडा, तो हमें देखना है क्या लेमडा आइगन वैल्यू होगी सी की भी। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी, कि अगर लेमडा या तो ए की आइगन वैल्यू हो या बी की आइगन वैल्यू हो, तो उस केस में लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी, तो लेमडा सी की भी आइगन वैल्यू होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ सी आर रियल, कि सी मैट्रिक्स की सारी के सारी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी। तो देखते हैं वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले ये सी मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से देखना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2n क्रॉस 2n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए प्लस बी की, तो सबसे पहले तो तुम्हें आइगन वैल्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो उस केस में एक्स को क्या बोलते हैं हम, आइगन वेक्टर ऑफ कोरोस्पोंडिंग आइगन वैल्यू लेमडा। ठीक है,
तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो लेमडा है हमारी वो गिवन है आइगन वैल्यू a प्लस बी की। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो x सच दैट a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और x का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारे पास x n क्रॉस 1। तो कॉलम वेक्टर होगा जिसके अंदर x1 x2 xn xn n एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास सच दैट a प्लस बी टाइम एक्स इज इक्वल टू होगा लेमडा एक्स, से दिस इज 1। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो लेमडा होगी वो आइगन वैल्यू होगी किसकी, सी मैट्रिक्स की। अब सी मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, सी मैट्रिक्स में है क्या है हमारा, ए और बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर लेमडा इसका आइगन वैल्यू होगा तो मुझे एक वाई आइगन वेक्टर ढूंढना है सच दैट सी वाई किसके इक्वल हो जाए, लेमडा टाइम वाई के इक्वल हो जाए। तो क्या करना है मुझे, अगर लेमडा आइगन वैल्यू बनेगी सी की कब, अगर एक नॉन जीरो वेक्टर वाई एग्जिस्ट करे सच दैट सी वाई किसके इक्वल हो, लेमडा वाई। तो मुझे ये एक वाई फाइंड करना, वाई वेक्टर किसके लिए, सी मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो y वेक्टर लिया वो लिया x वेक्टर, x वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये x किसका है मेरा, a प्लस बी के लिए। तो मैंने y जो वेक्टर लिया है वो क्या लिया है, x वेक्टर लिया है। x का ऑर्डर कितना है यहाँ पे n क्रॉस 1, इस x का भी कितना है n क्रॉस 1। तो y का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2n क्रॉस 1 वेक्टर। ठीक है, तो y जो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा हमारा c के लिए उसका ऑर्डर क्या होगा 2n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर होगा। तो देखते हैं, लेट y मैंने वेक्टर लिया यहाँ पे x सच दैट सी वाई, देखते हैं क्या बनेगा। c मैट्रिक्स रख दी हमने, y वेक्टर रख दिया। तो इसको चेक करोगे, सी वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स, और दूसरी रो क्या होगी बी एक्स प्लस ए एक्स। तो ऊपर से भी x कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी एक्स, नीचे भी ये b प्लस ए एक्स, दैट इज a प्लस बी एक्स ही होगी। 1 से वैल्यू रख दो, a प्लस बी एक्स किसके इक्वल है हमारा, लेमडा एक्स के। तो सी वाई क्या बन गया हमारा, कॉलम वेक्टर लेमडा एक्स, लेमडा एक्स। तो लेमडा हमारा यहाँ पे एक स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स से, तो अंदर क्या होगा एक्स वेक्टर, और ये क्या है हमारा वाई वेक्टर। तो सी वाई किसके इक्वल आ गया, लेमडा वाई के। तो इसका मतलब जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू बनेगी हमारी मैट्रिक्स सी की, और कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या बनेगा हमारा, वाई वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होता है कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए प्लस बी की तो लेमडा आइगन वैल्यू होगी किसकी, सी की भी। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड ऑप्शन को भी प्रूव करेंगे कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए माइनस बी की तो लेमडा आइगन वैल्यू होगी किसकी, मैट्रिक्स सी की। तो ऑप्शन 2 देखते हैं फिर। तो सेम बाय डेफिनेशन यूज करेंगे हम, इफ़ लेमडा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी देन देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा x सच दैट a माइनस बी टाइम x इज इक्वल टू लेमडा एक्स से 1। अब हमें इस लेमडा के कोरोस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर सेलेक्ट करना है y, किसके लिए, सी मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो y लिया है वो क्या लिया है, x माइनस एक्स वेक्टर। जब a प्लस बी था तो मैंने वेक्टर लिया x, अब a माइनस बी है तो मैंने वेक्टर लिया x और माइनस एक्स। ठीक है, तो y वेक्टर क्या हो गया हमारा x माइनस एक्स सच दैट सी वाई, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू c इंटू वाई मैट्रिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, दूसरी रो में आ जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स। तो फर्स्ट रो में ये क्या बनेगा, a माइनस बी टाइम एक्स, सेकेंड रो में होगा b माइनस ए एक्स। सेकेंड रो में माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये भी a माइनस बी एक्स हो जाएगा, और a माइनस बी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, लेमडा एक्स 1 से, तो माइनस लेमडा एक्स, लेमडा कॉमन आ जाएगा हमारा। तो लेमडा कॉमन आने के बाद मैट्रिक्स क्या बचेगी, x माइनस एक्स, और ये किसकी वैल्यू हमारी y की। तो सी वाई किसके इक्वल है, लेमडा वाई इस केस में। तो दैट मीन्स लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स सी, और कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो आइगन वेक्टर क्या है हमारा, y, दैट इज x माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो अब चलते हैं हम ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या कहता है कि इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी, कहता है कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू है या तो ए की या बी की तो फिर लेमडा आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स सी की भी। ठीक है, तो या तो ए की हो या बी की हो या दोनों की हो, उस केस में लेमडा आइगन वैल्यू सी की भी बनेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है
क्या हर एक सी मैट्रिक्स के लिए ऐसा पॉसिबल है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू हो ए और बी की तो वो सी की भी आइगन वैल्यू बनेगा? तो देखते हैं, इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। तो इसको हम करेंगे काउंटर एग्जांपल से। हमने मान लिया फॉर n इक्वल टू 2 के लिए ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, और बी मैट्रिक्स भी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। हम इजली चेक कर सकते हैं जो ए और बी की आइगन वैल्यू है वो सिर्फ 1 होगी। आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होती है? सिर्फ ओनली 1। तो 1 इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद सी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं हम। सी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? देखो सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स रख दी, बी मैट्रिक्स यहाँ बी और ए मैट्रिक्स रख दी हमने। तो जो सी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना होगा हमारा? 4 क्रॉस 4। तो सी मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ईच रो का सम जो है वो 2 है। 1 0 1 0, तो रो सम क्या है? 2। नेक्स्ट रो में भी सम क्या है? 2। अगली रो में भी क्या है? सम 2। तो ईच रो का सम 2 है, इसका मतलब 2 इज़ एन आइगन वैल्यू। हमें प्रॉपर्टी पता है ना मैट्रिक्स की, अगर किसी भी मैट्रिक्स में ईच रो का सम अगर सम k है तो k क्या होगी उस मैट्रिक्स की? एक आइगन वैल्यू होगी। तो 2 क्या है इस मैट्रिक्स की? आइगन वैल्यू। सिंस ईच रो सम इज़ 2 सो 2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ C। आल्सो जो हमारी C मैट्रिक्स है वो कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम चेक कर सकते हैं जो इसका रैंक आएगा C मैट्रिक्स का वो 2 आएगा। क्यों आएगा 2? देखो पहली और तीसरी रो सेम है, तो यहाँ से हम एक रो को 0 0 बना सकते हैं। सेकंड और फोर्थ रो सेम है, तो यहाँ से भी एक रो को 0 बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलआई रोज कितनी बचेंगी इसके अंदर? 2। तो रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 2। तो रैंक 2 है तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर है तो 0 इसकी आइगन वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 आइगन वैल्यू होती है तभी तो मैट्रिक्स कैसे बनती है हमारी? सिंगुलर। तो रैंक ऑफ C इज़ 2, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ दी C। 0 इसकी एक आइगन वैल्यू है। अब मुझे पता करना है कि 0 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, कि कितनी बार बनेगी आइगन वैल्यू। 2 टाइम बनेगी, 3 टाइम बनेगी। एक आइगन वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है 2 है, तो बाकी 3 आइगन वैल्यू और होंगी इस मैट्रिक्स की। एक 0 होगी। अब 0 की मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है मुझे कि 0 कितनी बार बनेगी इसकी आइगन वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो नाउ एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। हमें ये रिजल्ट पता है, जो AM होगा लैम्डा का इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू GM ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो AM ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू GM ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती क्या है? नलिटी ऑफ A माइनस लैम्डा आई। जो GM है लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो किसके इक्वल होती है? नलिटी ऑफ A माइनस लैम्डा आई। तो लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको, नलिटी ऑफ C माइनस 0 आई। तो 0 लैम्डा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, तो ये क्या बन गई? नलिटी ऑफ C। और रैंक नलिटी थ्योरम से मुझे पता है, तो रैंक होगा मैट्रिक्स का प्लस में नलिटी जो होगी जो मैट्रिक्स की वो किसके इक्वल है? N के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो नलिटी ऑफ C मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? N माइनस रैंक ऑफ C मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम नलिटी को क्या लिख देंगे? N माइनस रैंक ऑफ C माइनस 0 आई। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। ऑर्डर क्या है C का? 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। 4 माइनस रैंक ऑफ C, रैंक ऑफ C कितना है? 2। तो AM जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी 2। तो मतलब जो लैम्डा इक्वल टू 0 है वो कम से कम 2 बार तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 बार तो ज़रूर आएगा। क्या 2 बार से ज़्यादा आ सकता है? अगर मान लिया मैंने लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू 3 बार आ गई इसकी, 3 टाइम है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और 2 पहले से ही इसकी आइगन वैल्यू है, तो यहाँ से ट्रेस अगर चेक करेंगे हम C मैट्रिक्स की वो कितनी आएगी? 0 + 0 0 + 2 2 आएगी। लेकिन गिवन मैट्रिक्स में ध्यान से देखो जो ट्रेस है वो 4 है, 1 1 1 1 4। तो इसका मतलब 3 टाइम तो आ नहीं सकता 0। तो कितनी बार आएगा ये? मैक्सिमम 2 टाइम आएगा 0 0। उसके बाद ट्रेस 4 है, तो इसका मतलब एक और आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी? 2 होगी। तो मतलब 2 आइगन वैल्यू 2 बार आएगी, 2 टाइम आएगी, और 0 आइगन वैल्यू भी 2 टाइम आएगी। तो ये सारी आइगन वैल्यू होगी मेरी मैट्रिक्स C की 2 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं ध्यान से कि जो C की आइगन वैल्यू है हमारी या तो 0 है या 2 है।
लेकिन जो ए की आइगन वैल्यू थी वो तो 1 थी, ठीक है, तो 1 तो नहीं आई सी की आइगन वैल्यू, तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में बोला है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए या बी की तो उस केस में लैम्डा आइगन वैल्यू सी की भी बनेगी, लेकिन ए और बी के पास तो आइगन वैल्यू सिर्फ 1 थी, लेकिन 1 आइगन वैल्यू सी की तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो भी कैसा है, इनकरेक्ट है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचता है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कहता है कि जो सी की सारी आइगन वैल्यू रियल आएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा ए बी की हम जो मर्जी वैल्यू रखें, ए बी जो मर्जी मैट्रिक्स लें, उस केस में हमेशा हमारी जो सी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आएंगे वो रियल आएंगे? नो। इसके लिए भी मैं एक काउंटर एग्जांपल ले सकता हूँ। मान लिया मैंने ए ऐसी मैट्रिक्स चूज कर ली जिसकी आइगन वैल्यू कैसी आती हैं, इमेजनरी आइगन वैल्यू आती हैं, क्योंकि एंट्री बोली है ना उसने, ए और बी कैसी हैं, रियल एंट्रीज़ हैं, आइगन वैल्यू के बारे में तो कुछ नहीं बताया उसने ए और बी की। तो मैंने ए मैट्रिक्स ऐसी चूज की कि इसकी आइगन वैल्यू अगर चेक करोगे तुम प्लस माइनस आइटा आएगी। तो ए ले ली मैंने 2×2 की मैट्रिक्स जिसकी एंट्री है 0 1 -1 0, और बी मैट्रिक्स मैंने 0 मैट्रिक्स ले ली। तो इस केस में जो सी मैट्रिक्स बनेगी मेरी वो क्या बनेगी, देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स रख दी मैंने, यहाँ बी रख दी, ए बी, यहाँ नीचे बी ए, ठीक है। अब ध्यान से अगर चेक करेंगे हम सी की आइगन वैल्यूज़, जो सी के आइगन वैल्यूज़ होंगी वो नथिंग बट इसकी आइगन वैल्यू ए की यहाँ पे और इसकी आइगन वैल्यू, तो वो क्या है, प्लस माइनस आइटा है। तो सी की जो आइगन वैल्यू होंगी वो भी कैसी होंगी हमारी, प्लस माइनस आइटा। सो सी हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू, सो ऑप्शन 4 भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, 1 और 2 तो करेक्ट है, और 3 और 4 के लिए हमने काउंटर एग्जांपल दे दिया, वो कैसे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। ए क्वाड्रेटिक फॉर्म QXYZ over the R represents 0 non-trivially if there exists ABC belongs to R3 minus 0 0 such that QABC equal to 0, which of the following quadratic form over R represent the 0 non-trivially। तो यहाँ हमें एक डेफिनेशन दी है किसकी, 0 नॉन ट्रिवियली की डेफिनेशन दी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म QXYZ over R is said to be 0 non-trivially if there exist ABC belongs to R3 minus 0 0। मतलब जो ABC है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। तो नॉन जीरो ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा ABC सच दैट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है एट ABC पे वो जीरो आए। ABC तो कैसा है, नॉन जीरो है यहाँ पे वेक्टर हमारा, लेकिन जो QABC की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, तो उस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम क्या कहेंगे, जीरो नॉन ट्रिवियली कहेंगे, ठीक है। तो जीरो नॉन ट्रिवियली की उसने डेफिनेशन दी, और नीचे ऑप्शंस दे के उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म आर जीरो नॉन ट्रिवियली। तो नीचे बताना कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी जीरो नॉन ट्रिवियली होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन में हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है QXYZ वो है XY प्लस जेड स्केयर। तो जीरो नॉन ट्रिवियली होने के लिए हमें क्या करना है, XYZ की हमें क्या करना है, एक नॉन जीरो वेक्टर बनाना है। तो XYZ की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू देखो जिससे इसमें रखने से तो वो जीरो बने, लेकिन वेक्टर कैसा होना चाहिए, वो नॉन जीरो। तो देखो ऐसा XY प्लस जेड स्केयर है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, तो यहाँ रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू तो आ जाएगी 0, लेकिन वेक्टर कैसा है हमारा, ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन में क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कैसी है हमारी, जीरो नॉन ट्रिवियली है। जीरो नॉन ट्रिवियली के लिए हमें क्या करना है, एक नॉन जीरो वेक्टर ढूंढना है सच दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बन जाए, उस पर जीरो वैल्यू दे, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, जीरो नॉन ट्रिवियली होगा ओवर आर, हेंस ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में चेक करते हैं हम क्या जीरो नॉन ट्रिवियली है। सेकेंड ऑप्शन में क्वाड्रेटिक फॉर्म है QXYZ इक्वल टू है x स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस में 2z स्केयर।
तो इसके लिए भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है ऐसी जो इसको 0 बना दे। एक्स की वैल्यू 1 रखूँ मैं, वाई की वैल्यू भी 1 रखूँ और जेड की वैल्यू मैं √2 ले लूँ, क्योंकि आर से आने चाहिए ना, तो √2 किस में है, हमारा आर में ही है। तो एक्स की वैल्यू 1 ली मैंने, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू √2। तो ये रखने से हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब जो 1 1 √2 है वो हमारा belongs to R3 minus 0 0 such that Q of 1 1 √2 equal to 0. So this quadratic form is 0 non trivially. तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो हमें ऐसा कोई एक्स वाई जेड नॉन जीरो नहीं दिखेगा जिससे ये 0 बन जाए। तो अभी हम थर्ड ऑप्शन को छोड़ते हैं और फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं पहले। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारी क्यू एक्स वाई जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में क्यू एक्स वाई जेड है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको 0 बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक्स को तो ले लिया मैंने 1, वाई को ले लिया -1 और जेड को ले लिया मैंने 0। तो यहाँ 1 बनेगा, ये -1 प्लस 0, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 0। और वेक्टर कैसा बनेगा, ये 1 -1 0 हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। तो इस केस में भी हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो कैसी होगी, 0 नॉन ट्रिवियल होगी। तो ऑप्शन 4 भी हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन 3 जो है उसके लिए हमें कोई भी नॉन जीरो एक्स वाई जेड वेक्टर नहीं मिल रहा जिससे ये 0 बन जाए। ठीक है, अब क्यों नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम चेक करते हैं इसको थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे सिर्फ जो 0 0 वेक्टर होगा वही इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 बनाएगा। 0 0 0 वेक्टर पे ही क्यू क्या बनेगा, हमारा 0 बनेगा। बाकी किसी नॉन जीरो वेक्टर पे ये 0 नहीं बनेगा। तो देखते हैं इसको थर्ड ऑप्शन को, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी बिलोंग्स टू R3 माइनस 0 0 सच दैट क्यू ए बी सी इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट क्यू ए बी सी इक्वल टू है 0। तो रख देते हैं इसमें वैल्यू। देखो क्यू ए बी सी की वैल्यू ऑप्शन 3 से क्या होगी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू 0। इसको मैंने लिखा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी प्लस सी स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र को एक साथ रखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ए स्क्र बी स्क्र को कंप्लीट स्क्र की फॉर्म में लिखा मैंने क्या, ए माइनस बी का होल स्क्र। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab आएगा। लेकिन मुझे तो माइनस ए बी बनाना है ना, ऊपर माइनस ए बी है तो प्लस में ए बी करना पड़ेगा इस पर। तो इसको इन तीनों टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी और ये सी स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखा मैंने, ए बी को मैं ले गया राइट साइड में, तो ये बन गया माइनस ए बी। अब क्लियरली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, नॉन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। तो पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी नॉन नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगा है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ए बी कैसा होना चाहिए हमारा, नेगेटिव, तभी ये क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉन नेगेटिव, सो राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो नॉन नेगेटिव इफ़ ए बी इज़ लेस देन 0। ए बी कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0। तो हमें यहाँ से ए बी पे कंडीशन मिल गई, जो ए बी है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव होनी चाहिए। और हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी, क्यू ए बी सी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब ये देखो ये नॉन नेगेटिव है, ये माइनस ए बी कैसी है, नेगेटिव है, तो माइनस ए बी क्या होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी हमारी पॉजिटिव है और ये भी हमारी पॉजिटिव है। तो ये क्या कभी हमें 0 वैल्यू देगी, सारी टर्म्स क्या है हमारी पॉजिटिव है, तो ऐड होके क्या देंगे हमें, एक नॉन जीरो नंबर ही देंगे सारी के सारी। तो इसका मतलब ए बी सी की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो क्यू ए बी सी को क्या बना दे, हमारे 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दे। ठीक है, तो सिर्फ ए बी सी की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे उसी केस में ये सम क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज ये सम की वैल्यू क्या होगी हमारी, नॉन जीरो। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बी सी बिलोंग्स टू R3 माइनस 0 0 सच दैट क्यू ए बी सी इक्वल टू 0। सो इट इज़ नॉट ए 0 नॉन ट्रिवियल क्वाड्रेटिक। तो ये जो फॉर्म है ये 0 नॉन ट्रिवियल क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
इनकरेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो ऑप्शन 1, 2, 4 हैं वो करेक्ट होंगे और 3 क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।